हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी द्वारा आयोजित ऑप्शनल पेपर की। यूपीएससी से आप आईएएस, आईपीएस या आईएफएस ऑफिसर बनते हैं और इसमें आप प्रीलिम्स देने के बाद आप मेंस देते हैं और मेंस में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। जैसे आपने लॉ चुना तो लॉ के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों 250-250 मार्क्स के होते हैं। तो शुरू करते हैं हाँ, तो शुरू करते हैं पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे लॉ ऑप्शनल के, जी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है हमें 150 शब्दों में। तो पहला क्वेश्चन था कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित सार और तत्व, पिथ और सब्सटेंस के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट विद द हेल्प ऑफ द लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजन। जो लैंडमार्क केसेस जुडिशियल डिसीजन हैं उनकी सहायता से केंद्र और राज्य के संबंध के बीच को हमें बताना है। यह क्वेश्चन में पूछा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकपाल के पद का उद्देश्य न्याय निर्णय करना नहीं है, अपितु प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों के अन्वेषण के लिए एक अलग और अनौपचारिक नियमित व्यवस्था तंत्र प्रदान करना है। भारत में लोकपाल के पद के औचित्य के प्रतिपादन के साथ इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इंग्लिश में द क्वेश्चन है कि द पर्पस ऑफ द ऑफिस ऑफ द लोकपाल इज नॉट टू एजुडिकेट but to provide regular machinery for investigating grievances against the administration in a discreet and informal manner. Critically examine this statement by providing proper justification of the office of the Lokpal in India. यह 10 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या पूछा गया था, और ये मैं आपको यूपीएससी लॉ ऑप्शनल का पेपर 1 सॉल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 सॉल्व करवाऊंगा। उससे पहले मैं हूँ प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी 16। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इससे पहले सिविल जज के पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ, मैं लॉ कलर के पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ, और भी आप अगर लॉ के पेपर चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। Odi alteram partem rule is very flexible, malleable and adaptable concept of natural justice to adjust the need for speed and obligation to act fairly. Examine the statement with the help of decided case law. नैसर्गिक न्याय को शीघ्रता और निष्पक्षता के साथ देने के लिए ऑडी अल्टरम पार्टम दूसरे पक्ष को सुनो नियम अत्यंत नम्य, लचीली और अनुकूलनशील पर संकल्पना है। निर्णयजवाद विधि की सहायता से कथन का परीक्षण कीजिए। तो आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आप लॉ ऑप्शनल का पेपर देने जा रहे हैं, आपका ऑप्शनल लॉ है, तो आपको केस लॉ तो बताने ही हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें आपको केस लॉ भी डालने हैं, कुछ इलस्ट्रेशन भी आप डाल सकते हैं और कुछ लैंडमार्क जजमेंट। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि संसदीय विशेषाधिकारों का मुद्दा संसद और न्यायपालिका के मध्य विवाद और झगड़े की जड़ बना रहा है। विनिर्णित वादों की पृष्ठभूमि में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। संसदीय विशेषाधिकार का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को ही वो तरीके से देते हैं। तो क्वेश्चन था कि द इशू ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेजेस हैज़ बीन अ वन ऑफ कंटेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ डिसाइडेड केसेस। तो यह भी 10 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था और यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में भी पूछा गया था। हर बार एक क्वेश्चन इनसे आ रहा है कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 में है। और इस बार भी पूछा गया था कि 2019 यूपीएससी जो कि आईएएस कलेक्टर का एग्जाम था कि राइट टू मैरिज किस आर्टिकल में है, तो ये भी आर्टिकल 21 में है। और अगर आप लॉ ऑप्शनल चुनते हैं तो आपके लिए प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप आधा सा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटी वाला, कॉन्स्टिट्यूशन वाला। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि निजता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वर्णित प्राण और देहिक स्वतंत्रता के एक अंतर्भूत अंग के रूप में संरक्षित है। इस कथन का न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के निर्णय के आलोक में विशदीकरण कीजिए। मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया है और यह जुडिशरी के एग्जाम में आता है कि के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है, तो ये राइट टू प्राइवेसी और आधार केस से रिलेटेड है। इसे आधार केस भी कहते हैं और राइट टू प्राइवेसी वाला मैटर भी इसी केस से आया था। तो क्वेश्चन है कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंश्योर्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Elucidate the statement in the light of the decision of Justice K.S. Puttaswamy retired वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसे हमें बताना था। अब था क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन
कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित प्रशासनिक अधिकरणों के विशेष उल्लेख के साथ भारत में अधिकरणों के विस्तार पर समीक्षा दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में पंचायती राज प्रणाली को पुनर्जीवित करना न्यायपालिका पर कार्यभार को कम करने के सहायक रूप में है, टिप्पणी कीजिए। मतलब पंचायती राज न्यायपालिका को एक भार मुक्त कर सकता है, तो इस पर हमें एक टिप्पणी देनी थी। तो क्वेश्चन इंग्लिश में था कि गिव एन ओवरव्यू ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ट्रिब्यूनल इन इंडिया विद द स्पेशल रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट। और नेक्स्ट था रिवाइवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज एन एक्ट टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द जुडिशरी, कमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति व्यापक तो है परंतु असीमित नहीं है। मतलब संसद संविधान में संशोधन तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा संविधान चेंज कर दे या किन्हीं चीज़ों को वो नहीं भी परिवर्तन कर सकता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं इस कथन से? वो विवेचना करना था कि क्या आधार संरचना के सिद्धांत ने संविधान में न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति को प्रबलित किया अथवा नहीं। तो मैंने आपको बताया था केशवानंद भारती केस पिछली वीडियो में कि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था। उसके समय बताया गया था कि संविधान की शक्ति असीमित नहीं है। तो इसका क्वेश्चन था कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज वाइड बट कैन नॉट अनलिमिटेड। अनलिमिटेड पावर नहीं है और काफ़ी बार ऑप्शन में पूछा जा चुका है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? डिस्कस वेदर द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज रीइंफोर्स्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है। उसे हमें डिसाइडेड केस लॉ भी लिख सकते हैं, जैसे हम इसमें केशवानंद भारती केस लिख सकते हैं, मिनर्वा मिल्स का केस भी लिख सकते हैं, और इसमें एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी हाल ही का 2007 का केस भी इसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्ति की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। इसका अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की शक्तियों से विभेद कीजिए। Examine the nature of the power of the High Court under Article 226 and of the Constitution of India and distinguish it from the power of the Supreme Court under Article 32। मतलब हाई कोर्ट के पावर 226 और सुप्रीम कोर्ट के पावर 32 का हमें डिफरेंस बताना है। इसमें क्या डिफरेंस है? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासन को प्रत्यायोजित विधान की शक्ति प्रदान करते हुए सामर्थ्यकारी अधिनियम में अनुसरण किए जाने वाले प्रक्रिया संबंधी रक्षा उपायों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। अधिनियम में अधिकथित अनिवार्यताओं के अनुपालन के क्या परिणाम होते हैं? निश्चित वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। तो यह भी क्वेश्चन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का निर्वाचन आयोग भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रशासन के लिए उत्तरदायी एक स्वायत्तशासी संवैधानिक प्राधिकरण है। भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और प्रकारों की व्याख्या करते हुए टिप्पणी कीजिए। तो इसमें हमें क्वेश्चन था कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, कमेंट बाय एक्सप्लेनिंग द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें हमें साथ ही साथ में पावर और फंक्शन भी बताने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, व्याख्या कीजिए। क्या आपके विचार में भारत संविधान एक परिसंघीय संविधान है? निश्चित वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन यूपीएससी लॉ ऑप्शनल में कई बार आया है। आप अगर पिछले यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के पेपर देख चुके हैं, मैं डालूंगा तो आप उसमें पाएंगे कि यह क्वेश्चन कई बार आया है। और क्वेश्चन है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट एक्सप्लेन। डू यू थिंक दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन? डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। और यह यूपीएससी के मेंस में जीएस में भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि शासन से आपका क्या अभिप्राय है? विधि शासन के डायसी के सिद्धांत का आधारक तत्व यह है कि आप कितने भी उच्च विधि आपसे भी ऊपर है। निश्चित वादों की सहायता से इसकी विवेचना कीजिए। What do you mean by the term rule of law? The basic element of the Dicey doctrine of the rule of law is be you ever so high the law is above you. Discuss with the help of decided case law। तो इसमें हमें बताना है विधि शासन से आपका क्या अभिप्राय और डायसी के सिद्धांत को बताना था। तो 20 नंबर का क्वेश्चन था। ये मैं आपको 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति की विवेचना कीजिए। क्या अध्यादेश की विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? सुसंगतवाद विधि को उद्धत कीजिए। तो इसमें बताना था डिस्कस द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कैन द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ? साइट रेलिवेंट केस लॉ। तो इसमें 123 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 123 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश निकाल सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। यूपीएससी प्रीलिम्स में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप लॉ ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जीएस का काफ़ी पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। आप जुडिशरी में भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसको हमें बताना था। इसमें हमें कुछ
डिसाइडेड केस लॉ भी डालने थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और व्याख्या कीजिए। लोकहित मुकदमेबाजी न्यायपालिका की राजनीति को बढ़ावा देने का एक साधन है और न्यायिक सक्रियता के न्यायपालिका पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। तो हमें करना था एग्जामिन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 15 नंबर के हैं जी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज ए टूल टू प्रमोट पॉलिटिक्स ऑफ द जुडिशरी। PIL एक टूल है प्रमोट पॉलिटिक्स ऑफ जुडिशरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जुडिशियल एक्टिविज्म हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द जुडिशरी। जुडिशियल एक्टिविज्म होता है हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द जुडिशरी। जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब जुडिशरी का एक्टिव होना, मतलब कि जुडिशरी कानून बनाए तो उसके बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो ये तो हो गया सेक्शन 1 के क्वेश्चन। अब बात करें सेक्शन B के क्वेश्चन की। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। 150 वर्डों में हमें इन्हें को सॉल्व करना है। तो अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लॉ द बेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एक्सप्लेन। अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लोपी बिंदु है, व्याख्या कीजिए। अगर आप LLB स्टूडेंट हैं तो आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा होगा और उसका एक क्वेश्चन है और यह काफ़ी बार आता है, सेमेस्टर एग्जाम में आता है। तो इंटरनेशनल लॉ द बेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एक्सप्लेन, तो इसको हमें बताना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्य मान्यता से आपका क्या अभिप्राय है, मान्यता के विधिक प्रभाव क्या है, तथ्यता और विधि मान्यता से परिवर्तन कीजिए। यह भी इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय स्टेट रिकॉग्नाइजेशन, व्हाट आर द लीगल इफेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन डी फैक्टो एंड डी यूरो रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन ये है स्टेट को मान्यता देना, जैसे भारत ने अभी चाइना को, या जैसे अमेरिका ने चाइना को बहुत बाद में मान्यता दी। जैसे भारत है तो किसी देश को मान्यता नहीं देता कि वो देश नहीं है। जैसे कि ताइवान है तो कोई देश उसको मान्यता नहीं दिए हैं, या तिब्बत है तो कोई देश उसको मान्यता देनी है, ये मान्यता देना है। और डिफरेंस बिटवीन डी फैक्टो एंड डी यूरो रिकॉग्नाइजेशन। डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन ये होती है कि जैसे बाय फैक्ट मतलब असली में है रिकॉग्नाइजेशन है, मतलब ताइवान है जैसे कि मान्यता डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन। और डी यूरो मतलब लीगली, मतलब कागज पे मान्यता देना कि हाँ ये देश है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वरक्षा ने अपने अंतर्निहित अधिकार के प्रयोग में राज्यों के द्वारा विधिपूर्ण बल प्रयोग को नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्या नियम है। व्हाट आर द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ गवर्निंग द लॉफुल यूज ऑफ फोर्स बाय द स्टेट एंड द एक्सरसाइज ऑफ देयर इनहेरेंट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। उसके बाद पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय लोकोपकारी विधि और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के मध्य क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ। मतलब जो IHL है, मतलब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, इनके बीच क्या अंतर है। तो IHL है ये काफ़ी छोटा है, जबकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ हर जगह लागू होता है, जबकि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ केवल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में लागू होता है। जैसे कि कहीं भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे युद्ध वगैरह में लागू होते हैं, जबकि ह्यूमन राइट्स आपके कभी भी किसी भी देश पर लागू हो सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ह्यूमन राइट्स बड़ा है, ध्यान रखिए, और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों की शांतिपूर्ण समाधान के विभिन्न तरीकों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। क्या आप समझते हैं कि समाधान के यह तरीके प्रभावी हैं या कि वर्तमान परिदृश्य में अन्य कोई तरीके ढंग की आवश्यकता है। Discussion derive the various modes of peaceful settlement of international dispute. Do you think that these modes of settlement are effective or is any other mode required in the present scenario? मतलब अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा कैसे हो, जैसे नेगोशिएशन करो, आर्बिट्रेशन करो और सेटलमेंट करो, तो ये पीसफुल मोड है। जैसे कि कोई दो देशों के बीच विवाद है तो वो आर्बिट्रेशन से सॉल्व हो जाएगा, नेगोशिएशन से सॉल्व हो जाएगा, या वार्ता से सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि विदेशी राजदूत वार्ता करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप, या फिर क्या आपकी दृष्टि में कोई नया मूड है जो जैसे दोनों देशों के बीच विवादों को सुलझाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि और देश की विधि के मध्य संबंधों को निर्धारित करने वाली प्रचलित विभिन्न थ्योरियाँ क्या क्या हैं। भारत में राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि को किस प्रकार लागू किया जाता है। व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज प्रिवेलेंट ऑफ फॉर डिसाइडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ। हाउ डू द नेशनल कोर्ट्स इंडिया अप्लाई टू इंटरनेशनल लॉ। मतलब यह इसमें बताना है कि हाउ डू द नेशनल कोर्ट्स इन इंडिया अप्लाई, इंटरनेशनल लॉ को नेशनल कोर्ट्स में अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं, और कौन कौन सी थ्योरी हैं। जैसे पॉजिटिव में वो काफ़ी सारी थ्योरी हैं इसमें, ये थ्योरिकल पार्ट है जो कि इंटरनेशनल लॉ का है। मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इनमें हमें एक्सप्लेन करना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ इनोसेंट पासेज, निर्दोष मार्ग का सिद्धांत क्या है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द राइट्स ऑफ द अदर स्टेट देयर टू। और इनोसेंट पासेज है, सी से रिलेटेड है, जैसे कि समुद्र में किसी देश का एरिया होता है तो दूसरे देश की जहाज़ इनोसेंट पासेज में निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द राइट्स ऑफ अदर स्टेट देयर टू। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वे होते हैं
यह समुद्र से रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इंटरनेशनल सी लॉ लागू होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ कोऑपरेशन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। दिस कोऑपरेशन कंसर्न नॉट ओनली द स्टेट पार्टी टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बट आल्सो द नॉन पार्टी स्टेट डिस्कस। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट? डू यू एग्री विद द व्यू दैट द राइट टू सीक असाइलम इज फर्मली established under international human rights law? If so, substantiate your answer with the reason. उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामाइन द एक्सटेंट एंड लिमिट्स टू विच अ ट्रीटी कैन कन्फर राइट्स एंड इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन द थर्ड स्टेट विच इज नॉट पार्टी टू द ट्रीटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन इज डेसिग्नेटेड एट द फोरमोस्ट फोरम टू एड्रेस द इशू that transcend the national boundaries which cannot be resolved by a country alone. In the light of this statement, discuss the function of the General Assembly. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और उसमें हमें क्रिटिकल नोट्स देना है कि इंटरनेशनल एफर्ट्स टुवर्ड प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। और नेक्स्ट है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, और यह जीएस में भी पूछा गया है। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म काफ़ी फेमस पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रही थी, वो ट्रीटी पूछी गई है कि डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी CTBT और आल्सो एक्सप्लेन द रीजन व्हाई इंडिया हैज़ नॉट साइन दिस ट्रीटी। CTBT ट्रीटी इंडिया ने साइन नहीं की है, या क्या है? CTBT ट्रीटी के मेन प्रोविजन बताने हैं, या ये है कि आप परमाणु हथियार नहीं बना सकते। कुछ चुनिंदा देशों को इसे करने से रोक रही थी, इसलिए भारत कहता है कि यह ट्रीटी बराबरी की नहीं है, इसलिए इसे भारत ने साइन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑब्जेक्ट्स एंड द मेन प्रिंसिपल ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यह काफ़ी चर्चा में रहा, करंट अफेयर्स के इसलिए उन्होंने पूछ लिया, और जीएस में भी पूछा गया कि एक्सप्लेन द गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था, जो अभी WTO आया है, वो इन्हीं के थ्रू आया है, गेट और उर्गेबे राउंड। तो इसका हमें बताना है, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑब्जेक्टिव्स एंड द मेन प्रिंसिपल फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 15 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो ये तो होगा पेपर। यह मैंने आपको सॉल्व करवाया है ऑप्शनल लॉ ऑप्शनल का फर्स्ट पेपर, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगा ऑप्शनल का सेकंड पेपर, जो कि वो भी 250 मार्क्स का होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपके लिए लॉ ऑप्शनल के पेपर मिलेंगे। 2018, 19, 17, 20 के पेपर मिलेंगे आपके लिए। MP जुडिशरी के प्रीलिम्स के पेपर मिलेंगे, मेंस के पेपर मिलेंगे, UP जुडिशरी के प्रीलिम्स मेंस के पेपर मिलेंगे, और जुडिशरी की प्रिपरेशन मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं हूं प्रणव, और आप देख रहे थे मेरा चैनल स्टडी 16, और आप स्टडी 16 चैनल देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा UPSC लॉ ऑप्शनल सेकंड पेपर।